छात्रों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत धारिता वाले पाठ में धारिता के बारे में पढ़ा। धारिता बढ़ाने का तरीका आपने सीखा, जिसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र भी दो तरह के आपने देखे, गोलाकार का है तब और समानांतर प्लेटों से बनाया गया है तब। पर आपने वहाँ एक बात और देखी कि अगर समानांतर प्लेटों से संधारित्र बनाया गया है और अगर उन प्लेटों के बीच की दूरी d तथा उसे दिया गया आवेश Q है तथा प्लेटों का क्षेत्रफल जो है दोनों का बराबर है और A है मान लेते हैं, तब इस संधारित्र की जो धारिता है वो आपने दो परिस्थितियों में पढ़ी थी। जब इसके भीतर कोई माध्यम भरा हो तो धारिता का सूत्र पढ़ा C बराबर A एप्सिलॉन 0 के अपॉन D, और अगर कोई माध्यम नहीं भरा है, निर्वात है या वायु है, तब आपने पढ़ा C0 बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D। यानी दो स्थितियां आपने पढ़ी। अब हम विचार करते हैं कि बाय द वे इसमें न तो पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा न ही पूरा खाली है, अर्थात इसके भीतर आंशिक रूप में कुछ परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। आंशिक रूप में कुछ परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। ये एक पट्टी रख दी गई है, परावैद्युत पट्टी कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने मान ली T है, इसका परावैद्युतांक K है। अब जो इसके दोनों तरफ बचा वो है वायु, इधर भी वायु है, इसके लिए K का मान तो 1 होगा, पहले से आप जानते हैं। तब इस संधारित्र की वैद्युत धारिता कितनी होगी, तो इसके लिए हम हेडिंग बना लेते हैं। आंशिक परावैद्युत पदार्थ वाला समांतर प्लेट संधारित्र। आप लिख सकते हैं कि मान लिया हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी D है, इनके बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक K है, उसकी मोटाई T है। तो इसमें वायु कितने बीच में बची, तो हम यहां कह सकते हैं कि वायु किसके बीच, प्लेटों के बीच। वायु क्षेत्र की मोटाई कितनी है, तो टोटल मोटाई थी D और T में परावैद्युत पदार्थ रख गया तो अब बचा D माइनस T। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच टोटल जो विभवांतर है वो दो भागों में बट गया। एक तो विभवांतर हो गया किसका, किसका हो गया, परावैद्युत पदार्थ का। हमने कहा कि ये तो विभवांतर परावैद्युत पट्टी का है पर इसमें K लगा दिया, और दूसरा विभवांतर है किसका, हवा का, जिसमें कोई माध्यम नहीं, इसलिए हमने B में 0 लगा दिया। चूंकि अभी पिछले हेडिंग में आपने पढ़ा था कि B बराबर तो E गुणा D होता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हो आप B बराबर E के गुणा T धन E0 गुणा D माइनस T। क्या समझ में आई बात। E के इस परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसकी मोटाई T है, तो इसका विभवांतर ये हो गया, और ये हवा जो बची थी उसमें तीव्रता E0 है जहां मोटाई कितनी है, D माइनस T है। और पिछले हेडिंग्स में, सूत्रों में, पिछले पाठों में आपने पढ़ा था कि E बराबर तो
Q बटे A एप्सिलॉन 0 K होता है। तो जहां के माध्यम पर आवेदुत पट्टी रखी है वहां पर हम लिखेंगे Q बटे A एप्सिलॉन 0 K गुणा T धन, जहां पट्टी नहीं रखी है तो वहां K का मान 1 हो गया, तो इसलिए Q बटे A एप्सिलॉन 0 केवल लिखेंगे, T K नहीं रखेंगे, D माइनस T। आप देख रहे हैं कि इसमें से Q कॉमन हो रहा है, A एप्सिलॉन 0 कॉमन हो रहा है, अंदर बच गया है हमारे पास T बटे और नीचे K धन, इधर बच गया है D माइनस T। तो इसलिए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं यहां पर हम, ये हमको विभवांतर प्राप्त हो गया। तो अब हमने कहा अतः संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो इसका सूत्र बेसिक सूत्र है C बराबर Q बटे B। हमने B का मान रख दिया, तो ये C बराबर आ जाएगा Q बटे, ये मान रखते हैं Q बटे A एप्सिलॉन 0 कोष्ठक में T बटे K धन D माइनस T। अब देखिए Q से Q कट गया एक बार, तो C बराबर आ गया। अब ये A एप्सिलॉन 0 बटे में पलट कर ऊपर चला गया, T बटे K धन D माइनस T। ये हमें धारिता का सूत्र प्राप्त हो गया, जिसका मात्रक फैराड रहेगा। मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 1 है। अब विचार करते हैं कि अगर ये आंशिक पट्टी के लिए ये सूत्र सही है तो ये दोनों स्थितियां हमको इससे प्राप्त होनी चाहिए। तो अब हमने बात की नंबर 1 स्थिति फर्स्ट। हमने फर्स्ट स्थिति में बात की कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके पूरी जगह में एक पदार्थ भरा हुआ है, पट्टी भरी हुई है। जब संधारित्र पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भरा है। जब पूरा भरा है तो इसका मतलब T और जो D है दोनों इक्वल हो गई, यानी पट्टी की जो मोटाई है वो प्लेटों के बीच की मोटाई के बराबर हो गई। अतः समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 में जहां पे T लिखा है वहां पर हम D लिख देते हैं। C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे, जहां T लिखा था वहां T लिख दिया, बटे K धन D माइनस D। D में से D घटाओगे 0 आएगा, D बटे K आया, K पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो गया A एप्सिलॉन 0 K बटे D। यानी कि ये वही सूत्र है जो हमको यहां पर पहले पीछे वाले हेडिंगों में प्राप्त हो चुका था। अब हम दूसरी भी चेक करते हैं स्थिति। स्थिति सेकंड पे बात करते हैं। क्या? जब पदार्थ है ही नहीं संधारित्र की प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच कोई पदार्थ नहीं है। जब पदार्थ ही नहीं है तो फिर T का मान कितना हो गया? 0। इसलिए समीकरण 1 से C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे 0 बटे K धन D माइनस 0। ये तो पूरा 0 हो गया, तो केवल D बचा। अब आप लिख सकते हो कि C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D। अब आप देखें कि ये सूत्र वही है जो यहां पर प्राप्त पीछे हेडिंग में मिला था हमको। इसका मतलब जब ये दोनों स्थितियां पिछली वाली हमें से प्राप्त हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाला समीकरण हमारा व्यापक समीकरण है किसी भी संधारित्र की वैद्युत धारिता के लिए। किंतु अब हम विचार करते हैं कि अगर एक पट्टी के बजाय कई पट्टियां रखी होती हैं अलग अलग पदार्थ की संधारित्र के प्लेटों के बीच में, तब क्या होगा भाई? ऐसी स्थिति पर जब विचार करेंगे तो हम थोड़ा
स्पेस बना लेते हैं और स्थिति थर्ड मान लेते हैं। इसको हम स्थिति थर्ड मान लेते हैं। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की कई पट्टियां रखी। कल्पना कर लेते हैं कि क्या दशा होगी उस समय हमारे चित्र की। तो हम एक नया चित्र बनाते हैं कि इस तरह की दशा हो सकती है। ये प्लेट, इसका क्षेत्रफल a है, इसका भी क्षेत्रफल a है, इनके बीच की दूरी टोटल d है। ये प्लेट हमारी P है, ये हमारी Q है। इनके बीच में अनेक पट्टियां रखी हैं। मान लेते हैं कि एक पट्टी ये रखी है, इसका परावैद्युतांक K1 है और इसकी मोटाई T1 है। एक पट्टी ये रखी है, जिसका परावैद्युतांक K2 है, मोटाई T2 है। इसी तरह और भी पट्टियां हो सकती हैं। तब क्या स्थिति बनेगी? तो जरा आप देखें आप कि इस स्थिति में जो विभवांतर होगा, इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जहां पर विभवांतर अभी तक आप एक ले रहे थे, दो ले रहे थे, अब यहां विभवांतर होगा B बराबर है, क्या क्या होगा, B K1 प्लस B K2 प्लस B K3 प्लस डॉट 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 और फिर प्लस B0। तो इसी रूप में ये बढ़ता हुआ आएगा। B बराबर EK1 गुणा T1 प्लस EK2 गुणा T2 प्लस EK3 गुणा T3 डॉट 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 और ये प्लस आएगा E0 गुणा, यहां पर एक व्यापक बात आएगी, इसे समझना है आपको। यहां पर बात आएगी E0 गुणा क्या आएगा, D में से ये सबकी मोटाई कम हो जाएगी, सबकी मोटाई कम हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा। और जब आप E का ये मान रखेंगे यहां पर, तो आप पाएंगे कि एक सूत्र निकल कर आएगा, जो इसी से पिछले से कंपेयर कर सकते हो आप लोग। वो आ जाएगा B बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 तो कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा T बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट 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 और फिर आएगा इधर प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये व्यापक समीकरण आ जाएगा। जब इसको उठा के यहां रखोगे आप C बराबर Q बटे B में, तो आप Q से Q कट जाएगा और शेष पलट के ऊपर चला जाएगा। तब धारिता का व्यंजक आएगा एक व्यापक रूप में A एप्सिलॉन 0 बटे, तो ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितनी भी पट्टियां होंगी उतने मान आएंगे, प्लस यहां पर आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक व्यापक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा और इसकी का जो मात्रक है वो फैराडे ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम एक चौथी परिस्थिति और बात करते हैं, स्थिति फोर्थ। उसमें यह कहा जाता है कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी के स्थान पर
धातु की पट्टी रखी हो तो क्या होगा? आप जानते हैं कि धातु के लिए तो k बराबर अनंत होता है। जब k बराबर अनंत है तो इसलिए समीकरण 1 से c बराबर a एप्सिलॉन 0 बटे समीकरण 1 में जहां k अनंत रखा था वहां अनंत रख दीजिए, t बटे k की जगह अनंत आ गया, प्लस d माइनस टी। अनंत का भाग देंगे, भागफल 0 हो गया, इसलिए c बराबर केवल ये सूत्र आया a एप्सिलॉन 0 बटे d माइनस टी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये धातु की पट्टी रखें अगर, उसके बजाय प्लेटों को ही उतनी दूरी कम कर दें, तब भी उतनी ही धारिता हमको प्राप्त हो जाए। यानी कि धातु की पट्टी युक्त संधारित्र की धारिता पट्टी की मोटाई के बराबर प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर प्राप्त संधारित्र की धारिता के बराबर हो जाती है। मात्रक पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।